नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की ओर से महिला वोटरों को साधने का प्रयास किया जा रहा है और इस कड़ी में आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शक्ति वंदन अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान दोनों उप मुख्यमंत्री यानी ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में महिलाओं के लिए कार्य किया जा रहा है। देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेक अभियान चले। उन सभी अभियानों का केंद्र बिंदु व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र या भाषा नहीं था। उनका केंद्र बिंदु एक विराट था। अगर लेना है तो मोदी जी ने कहा कि नहीं, हम व्यक्ति को नहीं इसमें वो कर सकते, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, किसी मत और मजहब विशेष के लिए नहीं। हमें किसी की तुष्टि नहीं करनी है, बल्कि संपूर्ण समाज की संतुष्टि के अभियान के साथ हमें आगे बढ़ना है। और संपूर्ण समाज की संतुष्टि का आधार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो योजनाएं बनी, आज वे योजनाएं 22 जनवरी के कार्यक्रम की आधारशिला बन गई है, जो राम राज्य की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का हिस्सा है। राम राज्य की कल्पना तो हम जब करते हैं इसी बात को लेकर करते हैं ना, कि जिसमें कोई अभाव ना हो, भेदभाव ना हो, हर व्यक्ति खुशहाल हो। और पिछले 9-10 वर्षों के अंदर देश के अंदर योजनाओं का लाभ जिस रूप में प्राप्त हुआ, वो कल्पना करता था कि गरीबों के लिए आवास मिलेंगे। 4 करोड़ गरीबों के आवास बने देश के अंदर बिना भेदभाव के, और उनमें से ज्यादातर का मालिकाना अधिकार महिलाओं के हाथों में है। प्रदेश देश के अंदर आपने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बने हुए शौचालय, 12 करोड़ शौचालय देश के अंदर बने। यानी इतने परिवार ऐसे थे जिनके पास अपना व्यक्तिगत शौचालय नहीं था। नारी गरिमा तार-तार होती थी, लेकिन आज उनके पास अपने घर में व्यक्तिगत शौचालय भी है, हर घर नल योजना से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी है। तो वहीं यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज से हो गई है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दोनों सदनों को संबोधित किया, लेकिन इस दौरान एक और जहां जय श्री राम के नारे लग रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेताओं ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के विधायक मानवेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी के विधायक एसपी यादव के निधन पर शोक प्रकट किया गया, जिसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। तो वहीं सत्र की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सपा नेता अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम है, और जिसका परिणाम हमें आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। महिलाएं, बेटियां सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। जो लोग कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस हुआ करप्शन को लेकर के, ये वो प्रदेश बन गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिसमें लोगों को न्याय के लिए आत्महत्या करनी पड़ रही है। लोग अपने ऊपर तेल डाल करके कभी थाने में जा रहे हैं, तहसील में जा रहे हैं, जो अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं। इस सरकार में जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए, जीरो टॉलरेंस जीरो हो गई है। तो वहीं विधानसभा में महिला विधायक कक्ष का उद्घाटन किया गया है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यहां पर महिलाओं के सामान को रखने के लिए
लॉकर बनाए गए हैं जिससे महिला विधायकों को सामान रखने में आसानी होगी। तो वहीं इस दौरान कई विधायक महिला भी मौजूद रहीं। थोड़ा कुछ उनका वैनिटी होता है, पर्स होता है या फिर सामान होता है तो उनको रखने में कठिनाई होती है। यहाँ पर सारे लॉकर्स लगवाने का, तो इस नाते से जो सुविधा जिस प्रकार से विधानसभा के सत्र में क्योंकि सवेरे से लेकर लेट नाइट तक विधानसभा चलती है, भी चलेगी, फिर हमारी महिला विधायकों के द्वारा इस प्रकार की अपेक्षा लगवा सके। यहाँ पर कॉफी मशीन भी होगा, कॉफी मशीन भी हमने लगवाई है और जो भी और भी कहा जाएगा उसको पूरा करें। बहुत ही थॉटफुल वे में इसको पूरा बनाएंगे, महिलाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हाउस लंबे भी चलते हैं और महिलाएं जो आती हैं उनको अपने सामान रखना है, उन्हें कुछ देर रेस्ट करना है या बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो महिलाओं की आवश्यकता होती है। तो जिस तरह से इस पूरे कक्ष का ये पहले भी था, इसको दोबारा से सजाया गया माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा, तो मैं कहूँगी कि ये बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही थॉटफुली हर चीज का, छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रख करके इसको बनाया गया है। सबसे पहले तो धन्यवाद देंगे माननीय अध्यक्ष जी को, क्योंकि हर बार जब भी हम विधानसभा में प्रवेश करते हैं, जब भी सत्र शुरू होता है, तो अब पिछले 2 सालों में हमारी आकांक्षाएं उन्होंने बढ़ा दी, क्योंकि अब हमें लगता है कि अब क्या नया होगा। लेकिन इस बार महिला कक्ष का जो सुंदरीकरण हुआ है, सुंदरीकरण नहीं, अगर मैं इसको करेक्टली बोलूं तो हमारी जरूरत अनुसार जो चीजें उन्होंने लगाई है, बहुत छोटी छोटी बारीक चीजों को ध्यान रखते हुए, क्योंकि महिलाओं को आम जीवन में भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, विधानसभा लंबे समय तक चलती है, तो उन चीजों को ध्यान में रख के यहाँ पे चीजों का व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई। उसके लिए अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और मुझे लगता है सभी साथी हमारे जो माननीय सदस्य हैं सभी लोग आज बड़े खुश हैं। जी, मैं बहुत सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी अपने अध्यक्ष जी का कि उनकी एक ये नई सोच जो सिर्फ महिला के विधायकों के प्रति नहीं बल्कि पूरी विधानसभा के प्रति एक ये जो इनोवेटिव सोच है, उससे हम सभी विधायकों को बहुत लाभ पहुंच रहा है। और जैसे आप देख रहे हैं अभी भी मेरे हाथ में पर्स है, मोबाइल है, तो हम लोग को रखने को किसको रखें, कहाँ, कैसे इसकी सुरक्षा करें, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से हम लोग हमेशा ही संघर्ष करते रहते थे। तो अभी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे अध्यक्ष जी ने लॉकर लगवा दिए, कॉफी मशीन्स लगवा दी, तो हम विधायकों के लिए, महिला विधायकों के लिए अपनी बहन की तरह उनका चिंता करना जो है एक बहुत अच्छा संदेश देता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि पूरी विधानसभा महिला समर्थन में काम करेगी। तो यूपी में विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि हंगामेदार सत्र के पहले दिन 2 घंटे की कार्यवाही के बाद दूसरे दिन के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। हमारे संवाददाता ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह से खास बातचीत की, सुनिए। आज सत्र का पहला दिन है, हमारे साथ कैबिनेट मंत्री धर्मपाल जी हैं। सर, आज सत्र कैसा रहा? हंगामेदार की सूचना थी पहले से? देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण विपक्ष को सुनना चाहिए, क्योंकि देश प्रगति की ओर अग्रसर है। कई व्यवस्थाओं में, मानव में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है। माननीय मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने, योगी आदित्यनाथ की सरकार निरंतर काम कर रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। लेकिन सत्र सर अभी चलना है, बजट आना है, बजट को लेकर बड़ी अपेक्षाएं हैं लोगों को। हाँ, बजट अच्छा बजट आएगा, क्योंकि योगी सरकार की 2 प्राथमिकताएं हैं, विकास करना और उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा करना। तो इसलिए जो बजट होगा योगी सरकार का वो समावेशी बजट होगा। अल्पसंख्यक के लिए भी कुछ होगा? आपके डिपार्टमेंट में कुछ नया देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से हमारे यहाँ तो माननीय मोदी जी का जो नारा है, न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी को नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास होगा। और शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धर्मपाल जी हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। इनका कहना है कि बजट में सभी वर्गों का खास ख्याल रखा गया है। 5 तारीख को जब बजट आएगा तो कोई भी वर्ग इसे अछूता नहीं रहेगा। कैमरा पर्सन यास के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई और इस दौरान मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। यानी ज्ञानवापी स्थित तहखाने में पूजा पाठ जारी रहेगी और अब 6 फरवरी को मामले पर अगली सुनवाई होनी है। मस्जिद कमेटी ने अपनी याचिका में पूजा पाठ पर अंतरिम स्थगन की मांग की थी, लेकिन अदालत ने यह अनुमति नहीं दी।
ज्ञानवापी मामले में जहां मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, व्यास जी के तहखाने में जो पूजा का आदेश दिया गया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, ऐसे में आज हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई है और मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष रखा है। और ऐसे में कोर्ट में मौजूद थे वहां पर सुनील सिंह जी जो कि बार के पूर्व उपाध्यक्ष। आज कोर्ट में किस तरह सुनवाई हुई, कौन कौन अपेयर हुआ था, किस तरफ से क्या पूरा मामला है, कोर्ट में क्या? मस्जिद पक्ष की तरफ से जो है सीनियर एडवोकेट श्री सैयद फरमान नकवी जी जो है अपीयर किए थे, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज के 31/1/2024 डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के आदेश को चैलेंज किया था और मंदिर पर पूजा करने पर रोक लगाने से उनकी प्रेयर थी, जिसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया था। और मंदिर पक्ष की तरफ से श्री विष्णु शंकर जैन और उत्तर प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता श्री अजय मिश्रा जी अपीयर किए थे। और इसमें अगली सुनवाई की तिथि जो है 6 फरवरी 2024 नियत की है कोर्ट ने। पूजा के लिए क्या कहा है कोर्ट ने? इसमें पूजा पे उन्होंने कुछ नहीं कहा, जो अभी तक आदेश है वो एज इट इज है, डिस्ट्रिक्ट जज का आदेश, उस पे पूजा पे रोक लगाने से साफ साफ इनकार कर दिया कोर्ट ने। इस पर फैसला कब आएगा, कब अगली सुनवाई होगी? 6 फरवरी 2024 को अगली जब सुनवाई होगी, उसके बाद जो भी कोर्ट का निर्णय आएगा उस पे जो है उसके द्वारा। तो आप कोर्ट में उस समय मौजूद थे जब मैं कोर्ट में मौजूद था, हालांकि ऑर्डर आया है जो है इसमें 6 फरवरी दिखा रहा है। हाँ। और ये बताइए कि किस तरह से निर्देश दिया गया है कानून व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी को? वहाँ पे जिलाधिकारी को कहा गया है कि वहाँ मस्जिद पे जो है और पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जो है किसी प्रकार की कोई असुरक्षा ना होने पाए, कोई अनहैपनिंग ना होने पाए, उसके दृष्टिगत रखते हुए लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश को जो है निर्देश दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखें। ये तो सुनील सिंह जी बार के पूर्व उपाध्यक्ष, जिन्होंने बताया किस तरह से कोर्ट ने आदेश दिया है और किस तरह से 6 फरवरी को अब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, जिसके बाद ही कोई निर्णय आएगा। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। आज जो है मुस्लिम पक्ष ने जो है 31/1/2024 को जो कि एक ऑर्डर पारित किया था माननीय जिला न्यायाधीश बनारस ने, और उन्होंने आदेश में ये लिखा था कि हमें ज्ञानवापी के परिसर में पूजा पाठ करने की अनुमति प्रदान कर देनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने जो रिसीवर अपॉइंट किया था, जो कि डीएम वहाँ के थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उनको उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी थी कि वहाँ पे जाके सारे उसके वो प्रबंध करें। उसको चैलेंज करते हुए यहाँ पे मुस्लिम पक्ष आज आए थे, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने जो उसका मूल आदेश था जिसमें कि रिसीवर का अपॉइंटमेंट हुआ था, उसको चैलेंज नहीं किया था, जो कि आदेश 17/1/2024 का था। तो कोर्ट का ये, हमारा भी ये कहना कोर्ट के समक्ष यही था कि जो मूल आदेश है उसको पहले ये चैलेंज करें। उसको अगर ये चैलेंज नहीं करेंगे तो 31/1/2024 वाला जो ऑर्डर है ये कहीं भी मेंटेन नहीं करता है। तो कोर्ट ने भी इनको अगली डेट लगाई है 6 तारीख की, और कोर्ट ने ये कहा है कि जो आपकी अपील है उसको आप अमेंड करिए और 17/1/2024 का ऑर्डर पहले चैलेंज। तो अगली डेट इसकी जो सुनवाई होगी वो 6 फरवरी 2024 होगी। तो वहीं ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में जिला जज के अदालत के आदेश के बाद गुरुवार से जिला प्रशासन ने पूजन पाठ शुरू करा दिया है। ज्ञानवापी के तहखाने में 31 साल बाद ज्ञानवापी के तहखाने में शुरू हुई पूजा को लेकर मुस्लिम पक्ष, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने ऐतराज जताया है, जिसके बाद आज उन्होंने बनारस बंद का भी ऐलान किया था, जिसका असर मिला जुला देखने को मिला। आपको बता दें कि शुक्रवार को पहली जुमे की नमाज हो गई है, जिसको लेकर वाराणसी समेत पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी है। सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है। अलग अलग तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं किस प्रकार से जो कमेटी की ओर से बंद का ऐलान किया गया था उसका असर, और उसके साथ साथ पुलिस की सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ इंतजाम अलग अलग शहरों में देखने के लिए मिल रहे हैं, खास तौर पर संवेदनशील इलाकों में। तस्वीरें देखिए, गोरखपुर, मथुरा, फर्रुखाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और वाराणसी, जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद है, जहां से तस्वीरें सामने आई हैं आपको दिखा रहे हैं। तमाम जगहों पर पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी दिखाई पड़ रही है। बनारस बंद का ऐलान यहां पर किया गया था, और आपको यह भी बता दें कि फिलहाल स्थिति तमाम जगहों पर शांतिपूर्ण है, पुलिस के कंट्रोल में है। और वाराणसी से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे जुड़ गए हैं और ज्यादा ताजा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, जिस तरह से वाराणसी बंद का आह्वान किया गया था, कितना इसका असर दिखाई दिया है, और पुलिस के इंतजामों की अगर बात करें तो किस तरह की पुलिस की मौजूदगी दिखाई पड़ रही है? देखिए रितेश, पहली चीज तो बताना चाहूंगा, जो कोर्ट ऑर्डर है उसको कंप्लायंस कराते हुए जो ज्ञानवापी मस्जिद में आज नमाज थी
और उसके साथ साथ जो हिंदुओं का ब्यास तहखाने सीट से पूजा पाठ का शेड्यूल बना था, सुबह की मंगला आरती, दोपहर की भोग आरती, शाम की आरती और रात की शयन आरती, तमाम जो शेड्यूल बने हैं वो निरंतर कंटिन्यूटी चल रही है और उसको कंटिन्यूटी कराते हुए मंदिर प्रशासन करा रहा है। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद की जो बात की जाए, आज जो जुम्मे की नमाज रही, काफी गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई थी। गहमा गहमी के बीच वाराणसी पुलिस प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट ने पूरी तरह से शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराते हुए नमाज को संपादित कराया। वहीं आपको बता दें, कल की जो स्थिति बनी रही, कल पूरी जितनी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, संवेदनशील एरियाएं हैं, उनको पहले से ही घेराबंदी कर ली गई थी। आउट पॉइंट और एग्जिट पॉइंट जितने थे उसको बंद कर दिया गया था। उसके साथ साथ पूरी रात और पूरे दिन से जो फ्लैग मार्च का सिलसिला है वो पुलिस का लगातार चलते रहा है। और उसके साथ साथ जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, जैसे कि दाल मंडी, मदनपुरा, रेवड़ी तालाब, आदमपुरा, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं उनमें पूरी तरह से फोर्स मुस्तैद और दुरुस्त दिखी। उसके साथ साथ ड्रोन, तमाम खुफिया एजेंसियां लगी रही, पल पल की रिपोर्ट देती रही। उसके साथ साथ सोशल मीडिया और तमाम ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे निगाहें वाराणसी पुलिस और जिला प्रशासन ने बना कर रखा था। तो मिला जुला अगर पूरी बात की जाए तो जिस तरीके से वहाँ व्यास पीठ में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा पाठ चल रही है, वहीं जुम्मे की नमाज भी शांतिपूर्ण गहमा गहमी के बीच कराई गई। और उसमें जो है मुस्लिम समुदाय लगातार मीडिया को भी अवॉइड करता रहा, मीडिया बात करने की कोशिश की और मीडिया के सवालों से बचते भी नजर आए। तो कहीं न कहीं वाराणसी प्रशासन जिस तरीके से आज की गहमा गहमी रही, इसे शांतिपूर्ण सफल कराने में पूरी तरह से प्रभावी दिखा। रितेश, बिल्कुल धर्मेंद्र, और यही उम्मीद करते हैं कि स्थिति कंट्रोल में रहे और पुलिस जिस तरह से मोर्चा संभाले हुए है उसका असर भी दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया है, जिस पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और इस कड़ी में आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान भी आया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। लूट खसोट होगी तो एजेंसियां काम तो करेंगी। आदिवासी होने का मतलब ये नहीं है कि करोड़ों रुपए को लूट करके अपना घर बन लिया जाए। आदिवासी होने का मतलब ये है भगवान बिरसा मुंडा के सिद्धांतों पे चला जाए। आदिवासी होने का मतलब ये नहीं है कि आप करोड़ों रुपए लूटेंगे और ईडी आपके घर नहीं जाएगी। ये कैसी राजनीति है इस देश में? क्या हम भ्रष्टाचार का समर्थन करेंगे? क्या भ्रष्टाचार का समर्थन किया जा सकता है? कोर्ट है, न्यायपालिका है, उस पर फेथ कीजिएगा, उसका सम्मान कीजिएगा, भरोसा रखिएगा। अगर आप निर्दोष होंगे तो आप छूट जाएंगे। इसमें इतने हाय तौबा करने की क्या जरूरत है? लेकिन खामोखा जरा जरा सी बातों पे नरेंद्र मोदी को कोसते रहो, जरा जरा सी बातों पे ईडी को कोसो, जरा जरा सी बातों पे सीबीआई को कोसो। देश की एजेंसियों को क्यों कोसते हो भाई? राहुल गांधी जी को भी इंट्रोगेट किया था ईडी ने, सोनिया जी को भी इंट्रोगेट किया था। तो इसमें कौन सी आफत आ जाएगी? है? आप सामना करें, जांच का मुकाबला करें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस रोने धोने से क्या होगा? देश की जनता को बताएं कि आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको अदालत बरी करेगी। और अगर आपने लूट खसोट की है तो आप जेल में जाइए। और चलिए आपको दिखाते हैं 4 मिनट में 18 मंडल। देवरिया में शुगर मिल को लेकर धरने पर किसान, अभी तक चालू नहीं हुआ शुगर मिल का कार्य। लोगों ने मिल को चालू करने के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगाई। अमेठी में विकास भवन में सैकड़ों महिलाओं ने किया प्रदर्शन। बीएमएम कीर्ति सिंह पर महिला समूहों के गठन में रुचि न लेने पर गंभीर आरोप लगाया। महिलाओं ने की कीर्ति सिंह के स्थानांतरण की मांग। आगरा में टावर पर चढ़कर युवक ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। अपनी मांगों को लेकर टावर पर चढ़ा युवक, सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम। अलीगढ़ में बुजुर्ग को लिफ्ट मांगना पड़ा भारी। स्कूटी सवार युवक ने लिफ्ट के बहाने बुजुर्ग से की हजारों की ठगी। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराया मुकदमा। आगरा में पुलिस को मिली सफलता। वाहन चोर गैंग के 2 शातिर गिरफ्तार। कब्जे से बाइक और स्कूटी भी बरामद।
इटावा में युवक का फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव बरामद, इलाके में हड़कंप, लड़की भगाने के आरोप में युवक ने उठाया कदम। गोंडा में दिन दहाड़े बैंक में लूट, कैशियर से लूटे लाखों रुपए, पुलिस कर रही है जांच। फतेहपुर पुलिस और राजस्व टीम ने अवैध खनन पर की कार्रवाई, अवैध खनन कर रही एक जेसीबी और 2 डंपरों को सीज किया। इटावा में नेकी मानव सेवा संस्थान की ओर से जरूरतमंद लोगों को खिलाया जाएगा खाना, संस्थान के कार्यालय का कल होगा शुभारंभ। आगरा में पुलिस ने की अनोखी पहल, अब पीड़ित के घर पर एफआईआर की कॉपी पहुंचाने आएंगे खुद पुलिसकर्मी, थाने में बैठकर नहीं करना होगा इंतजार। फिरोजाबाद में नाले में मिला युवक का शव, जेसीबी की मदद से निकाला गया बाहर। मथुरा में पेड़ से टकराकर पलटी गाड़ी, कार चालक की मौत, दूसरा हुआ घायल। आगरा में जंगल से अवैध बालू मिट्टी खनन, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त। मिर्जापुर में ठेकेदार की खुली पोल, कागजों में दिखाया संपूर्ण सड़क का निर्माण कार्य, पोल खुलने पर डीएम ने कार्रवाई के दिए निर्देश। बागपत में रटौल में सभासदों ने ईओ और अध्यक्ष के खिलाफ किया प्रदर्शन, 10 सभासदों ने नगर पंचायत कार्यालय पर दिया धरना, अध्यक्ष का उनके साथ बुरा व्यवहार का आरोप लगाया। बस्ती में ब्यूरोक्रेट्स के नाम पर ठगी करने वाले शातिर नटवर लाल गिरफ्तार, यूपी के बड़े अफसरों की फेक आईडी बनाकर सोशल मीडिया पर लोगों को बनाते थे ठगी का शिकार। फतेहपुर में नशे में धुत दूल्हे से दुल्हन ने शादी करने से किया मना, शादी में खर्च रुपए की कर रहे मांग, मौके पर पहुंची पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।